हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है फर्स्ट, लेखन कला और शहरी विकास। ठीक है, शहरी जीवन। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 2025-26 के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं सारे कवर कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, तो आप उसे अच्छे तरीके से देखते हुए चलना। ठीक है, और आप नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके। क्लास 11 ESP नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उसको जाके सर्च कीजिए इस नाम से और वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है, इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट पे भी सारे नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। आपको गूगल पे जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है, उसके बाद अपनी क्लास में जाना है, फिर अपने सब्जेक्ट में जाना है, और फिर आपके सामने ऐसी टेबल आ जाएगी। ऐसी टेबल में आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे चैप्टर वाइज MCQ देखना है तो आपको अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं आपके सिलेबस की। देखिए, आपकी बुक में टोटल चैप्टर हैं 7 और आज हम कर लेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हमारे ये चैप्टर बच जाएंगे, तो इसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें मेसोपोटामिया के बारे में हमको विस्तार से समझना है, बिल्कुल डिटेल में, और वर्ल्ड हिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, इससे पहले छोटी क्लासों में आपने थोड़ा बहुत जिक्र जरूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको डिटेल में समझोगे। तो मेसोपोटामिया क्या है? एक सभ्यता थी। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो नाम है ये कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा के दो शब्द थे, एक का नाम था मेसोस और एक का नाम था पोटेमोस। ठीक है, दो शब्द है मेसोस और पोटेमोस, जो कि यूनानी लैंग्वेज के शब्द हैं। इनसे मिलकर मेसोपोटामिया बना है। अब मेसोस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मध्य। मध्य का मतलब यहाँ पे है बीच में। ठीक है, यानी बीच में। और पोटेमस का अर्थ होता है नदी, यानी कि इसका अर्थ बन जाता है कि मेसोपोटामिया जो है वो दो नदियों के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, तो इस प्रकार मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि दो नदियां जा रही हैं। ठीक है, और उसके बीच में जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको मेसोपोटामिया नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना था। अब वो दो नदियां कौन सी हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमको पता होना चाहिए। तो दजला और फरात, ये दो नदियां होती थी जिनके बीच में मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो आपको मिलती है। ठीक है, यहीं पे ये सभ्यता विकसित हुई थी। तो दजला और फरात जो नदी है इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दो नदियों के बीच में बसा हुआ था ये। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है ये दजला और फरात, ये जो दो नदियां थी इसके बीच में जो एक उपजाऊ क्षेत्र था उसको कहा जाता था, यानी उपजाऊ भूमि थी। क्योंकि देखो, दो नदियां हैं उसके बीच का क्षेत्र है तो वो उपजाऊ भी होगा ही होगा। ठीक है, इतिहासकार जो है वैसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब आपको समझना है कि जो शहरी जीवन जो है, देखो ग्रामीण जीवन, गांव का जीवन ये आप सभी जानते हैं, लेकिन जो शहरी जीवन की शुरुआत है ना, इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया से ही शहरी जीवन की शुरुआत हुई है। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यताओं में इसका नाम आता है और शहरी जीवन की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसको नगरीय सभ्यता के रूप में भी हम देखते हैं। मेसोपोटामिया जो है वर्तमान समय में इराक जो है यहाँ का हिस्सा है। ठीक है, आज के समय में मेसोपोटामिया ढूंढने जाएंगे तो कहाँ दिखेगी आपको? मेसोपोटामिया नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो एरिया है आज के समय में, वो जो हिस्सा है वो इराक कहलाता है। ठीक है, इराक नामक देश है, यहाँ पे ये सभ्यता फली फूली थी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, दो नदियों के बीच का क्षेत्र था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक नदी का नाम क्या था? दजला। ठीक है, दूसरी नदी का नाम क्या था? फरात। दजला और फरात दो नदियां थी, उसके बीच में जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको मेसोपोटामिया कहा गया है। ठीक है, मेसोस और पोटेमस दो शब्द थे यूनानी भाषा के, जिससे मिलकर मेसोपोटामिया बनाए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आप थोड़ा सा मैप में देखते हैं। देखिए, मैप में ना क्वेश्चन बनता है आपका, पेपर में आपके मैप आएगा तो उसमें इस मेसोपोटामिया सभ्यता वाले चैप्टर में से दो तीन चीजें पूछी जाती है। एक तो ये जो मारी शहर है ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आपको दजला और फरात नदी दिख रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये सारा का सारा मेसोपोटामिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या क्या याद रखना है? दजला फरात आपको याद रखना है, मारी याद रखना है, बेबीलोन भी याद रखना है, उर और उरुक भी याद रखना है। ठीक है, ये तीन चार नाम है जो आपको याद रखने हैं। आगे इसी चैप्टर में हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैप आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैप का क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बन जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो किस लिए प्रसिद्ध थी, यानी फेमस किस बात को लेकर थी, क्या था ऐसा जिसके लिए वो बहुत ज्यादा जानी जाती थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपनी संपन्नता के लिए, ठीक है, क्योंकि संपन्न थी, समृद्ध थी, लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास सुख सुविधाएं थी, ठीक है, शहरी जीवन था, व्यापार भी करते थे ये लोग, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, लोग खुद का काम भी करते थे, ठीक है, यहाँ पे शिल्पकार भी दिखेंगे आपको, तो हर तरह के लोग थे, तो संपन्न था। फिर यहाँ पे क्या था, शहरी जीवन था, जो कि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि शहरी जीवन था, और ऐसा माना जाता है कि जो शहरी जीवन की शुरुआत हुई है वो भी यहीं से हुई है, यानी कि मेसोपोटामिया से हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विशाल और समृद्ध साहित्य, इनका लिटरेचर मिला है, यानी मेसोपोटामिया के लोग लिखना जानते थे, ठीक है, मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते थे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका समृद्ध साहित्य मिला है, यानी बहुत ज्यादा लिटरेचर जो है यहाँ से लिखित रूप में मिलता है। फिर गणित और खगोल विद्या को यहाँ के लोग जानते थे, दुनिया भर में गणित और खगोल विद्या की जो जानकारी है वो यहाँ से गई है, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया की भाषाएं, ठीक है, मेसोपोटामिया जो है यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यहाँ पे जो सबसे पहले बोली जाती थी वो लैंग्वेज थी सुमेरियन, जिसको सुमेरी भी कहा जाता है, ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, सुमेरियन बोली जाती थी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका, नेक्स्ट है 2400 बीसी के आसपास, यानी 2400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे क्या होता है, सुमेरियन जो लैंग्वेज थी वो नहीं बोली जाने लगी, उसकी उसकी जगह एक दूसरी लैंग्वेज आ गई जिसको अक्कदी कहा जाता है, ठीक है, यानी सबसे पहले क्या थी, सुमेरियन थी, बाद में कौन सी आई, अक्कदी आई, ठीक है। फिर अक्कदी भी जाती है और एक नई लैंग्वेज आती है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1400 बीसी के आसपास आरामाइक भाषा जो थी वो बोली जाने लगी थी, और ये जो आरामाइक भाषा है ये हिब्रू से मिलती जुलती लैंग्वेज है। अब यहाँ पे आपको एक चीज, एक डाउट हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे हम पहले 2400 बीसी पढ़ रहे हैं, फिर हम 1400 पढ़ रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है, 2400 के बाद तो 2800 या 3000 ऐसे आना चाहिए था, तो हम तो पीछे क्यों जा रहे हैं। तो देखिए इसलिए पीछे जा रहे हैं क्योंकि ये बीसी में है, बीसी का मतलब यहाँ पे ईसा पूर्व, और ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर होता है, ईसवी में हम आगे की तरफ जाते हैं और ईसा पूर्व में हम पीछे की तरफ पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों पढ़ते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको डाउट हो, आपको ना पता हो, तो मैं लिंक उसका टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बीसी और एडी जो होता है, या ईसा पूर्व और ईसवी जो होता है, उसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। आपको वहां से डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वीडियो है, टाइम खराब होगा अगर यहाँ पे बताऊंगा तो देखिए यहाँ पे हमने क्या समझा कि मेसोपोटामिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी सबसे पहले सुमेरियन बोली जाती थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे अक्कदी भाषा बोली जाने लगी। फिर 1400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे आरामाइक भाषा बोली जाने लगी, और आरामाइक भाषा कौन सी लैंग्वेज की ज्यादा नजदीक लगती थी, उससे मिलती जुलती लगती थी, तो हिब्रू जो भाषा होती है उससे मिलती जुलती थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने पूरा क्रम बना दिया है, सबसे पहले कौन सी भाषा थी, सुमेरियन थी, उसके बाद कौन सी आई, अक्कदी आई, ठीक है, फिर कौन सी आई, अरामाइक आई। अरामाइक कौन सी भाषा से मिलती थी, हिब्रू से मिलती थी, ये हमने समझा। ये कब आई थी, 2400 बीसी में आई थी, यानी 2400 ईसा पूर्व आप लिख सकते हो, ठीक है, इसके आसपास। फिर ये 1400 ईसा पूर्व के आसपास, यही चीजें अभी हमने पढ़ी हैं, वापस हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यही सब पढ़ा था हमने, तो ये चीजें हमको ऐसे याद रखनी है। अब बात करते हैं, वापस से मैप में आते हैं, दोबारा से मैप को देखो, दजला फरात आपसे पूछा जाता है, मारी आपसे पूछा जाता है, बेबीलोन उरुक उर पूछा जाता है, तो ये इतना जो क्षेत्र है ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, और इराक ये क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति। अब ये भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या थी, क्या वहाँ पे नदी पहाड़ थे, ठीक है, पहाड़ी एरिया था, रेगिस्तानी एरिया था, या घास के मैदान थे, या समतल था, वहां पे नदियां थी या नहीं थी, हरियाली थी या नहीं थी, ठीक है, पर्वत थे या नहीं थे, ये सारी चीजें जो होती है ये भौगोलिक स्थिति कहलाती है। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए ये जो क्षेत्र है ना, सभी जानते हैं कि ये जो मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र है आज के समय में अगर हम इसे देखें तो ये इराक का हिस्सा माना जाता है, ठीक है, इराक में आता है। इराक जो है ना ये भौगोलिक विविधताओं से भरा है। अब भौगोलिक विविधता का मतलब है जहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी हो, यानी जहाँ पे नदी भी हो, कुछ क्षेत्र में पहाड़ भी हो, कहीं पे रेगिस्तान भी हो, कहीं पे घास का मैदान भी हो, कहीं पे पेड़ पौधे हरियाली भी हो, तो कहीं पे सूखा भी हो। इस तरीके का जो क्षेत्र होता है वो विविधता वाला क्षेत्र होता है, यानी कि जहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को
सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी इसका जो साउथ वाला भाग था, जो दक्षिण का हिस्सा था, जिसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था। इस देखो, सुमेर और अक्कद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेबीलोन मैंने आपको मैप में बताया था, अब वापिस से वही बेबीलोन आ गया है, समझिए। बाद में क्या होता है, इस भाग में बेबीलोन का प्रभाव पड़ता है और इसको बेबीलोनिया कहा जाता है। यानी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसका जो दक्षिण वाला हिस्सा था, ठीक है, उसको शुरू में सुमेर और अक्कद कहा जाता था, लेकिन बाद में बेबीलोन का प्रभाव यहाँ पे ज्यादा बढ़ा तो इसका नाम ही बदल गया। अब इसको क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, मैप में भी पूछा जाता है। इसके बाद देखो, जो इसका उत्तर का भाग है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे असीरियाई कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। यानी यहाँ पे असीरियाई जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और उनके कब्जे के बाद इसको असीरिया कहा जाने लगा था। ठीक है, फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में उर हो गया, उरुक हो गया और मारी हो गया। ये महत्वपूर्ण शहर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में ये तीनों मैंने आपको दिखाए थे, पूछा जाता है, ये इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अब थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति को अच्छे तरीके से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट बोले तो जो पूर्वोत्तर भाग होता है, ठीक है, जो पूर्व और उत्तर का भाग होता है। जैसे मान लो ये है, तो इसमें मैं दिशाएं बना देता हूँ। ठीक है, मान लो आप ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा, इतना जो हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये हो जाएगा। तो जो मेसोपोटामिया में जो पूर्वोत्तर भाग था, ठीक है, जो पूर्वोत्तर भाग था, वहां पे क्या थे, हरे भरे मैदान थे। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, हरे भरे मैदान थे। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं होती थी, जो कि पेड़ों से ढकी होती थी। अब पर्वत भी कई तरह के होते हैं, अगर आपने पहाड़ देखे होंगे तो चट्टानों वाले पहाड़ भी होते हैं, जो पूरे प्योर पत्थर होते हैं। ठीक है, तो वहीं पे आपको ऐसे पहाड़ भी दिखेंगे जिसमें मिट्टी जमी होती है और उसमें पेड़ उग जाते हैं। तो यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला थी, वो वृक्ष से ढकी हुई थी। यानी ऐसे पेड़ थे जिसमें सॉरी, ऐसे पहाड़ थे जिसमें पेड़ ही पेड़ थे। जैसे आप यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हो इमेज में ही, तो यहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रही है और पहाड़ियों में आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पे पहाड़ थे। आगे देखो, यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध थे। यानी यहाँ पे साफ पानी के झरने अवेलेबल थे। यहाँ पे जंगली फूल अवेलेबल थे। ठीक है, यहाँ पे अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा भी होती थी, यानी पानी की भी कोई कमी नहीं थी। और यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती की शुरुआत हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता में जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा था, उस जगह पे ये सब था। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर की, यानी कि नॉर्थ की। ठीक है, उत्तर में ऊंची जो भूमि थी, उस पे स्टेपी घास के मैदान थे। घास के मैदान के भी नाम होते हैं। ठीक है, जैसे स्टेपी घास का मैदान है, पंपास होगा, हो गया, वेल्ड्स हो गया, आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर का हिस्सा है, यहाँ पे घास के मैदान थे, स्टेपी कहलाते थे। यहाँ पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। अब जहाँ पे घास के मैदान होंगे, वहां पे क्या होगा, पशुओं को पाला जाता होगा। जाहिर सी बात है, घास है तो पशु तो पाले ही जाएंगे। तो यानी यहाँ पे पशुपालन होता था। पशुपालन होता था, उसका क्या फायदा होता था कि भाई पशुओं से इनको दूध मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिल जाती थी। यहाँ जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद जो चारा होता था, वो अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, जैसे ही बारिश यहाँ पे हो जाती थी तो घास उग जाती थी और जानवरों को यहाँ पे चारा मिल जाता था। ठीक है, तो ये बात कर रहे थे हम उत्तर की। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पूर्वी भाग की। ठीक है, यानी ईस्ट की बात करते हैं। तो पूर्वी भाग देखें तो यहाँ पे दजला और उसकी कुछ सहायक नदियां थी। सहायक नदी कैसे होती है, जैसे मान लो ये दजला नदी है। ठीक है, इसी नदी में से कोई धारा निकल जाए, अलग नदी बन जाए, वो इसकी सहायक नदी हो जाएगी। यानी मेन नदी तो दजला है, उसी से निकल रही है, तो वो सहायक नदी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या था, दजला नदी थी और उसकी सहायक नदियां जो थी, ये ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन थी। अगर इराक से ईरान की तरफ जाया जाए तो ये जो नदी थी, इसके द्वारा जाया जा सकता था, नाव के जरिए जाया जा सकता था। तो ये पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दक्षिण, यानी साउथ की बात करते हैं। ठीक है, तो प्योर साउथ की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे रेगिस्तान है और यहीं पर सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ था। ठीक है, तो रेगिस्तानी एरिया भी था, कुछ जगह यहाँ पे उपजाऊ भी होती थी बहुत ज्यादा। यहाँ पे लेखन प्रणाली भी सबसे पहले शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और नगरों का विकास भी यहीं से होता है, उद्भव यहीं से होता है, और भूमि यहाँ की उपजाऊ थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
अब बात करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि भाई मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति आपने समझ ली कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन जो थी उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा विविधता थी। घास के मैदान भी हैं तो यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका भी है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि भी है तो यहाँ पे चारा के लिए स्टेपी घास के मैदान भी आपको देखने को मिलते हैं। पहाड़ी भी मिलती है, पर्वत जो श्रृंखला होती थी वो किससे ढकी होती थी? पर्वत श्रृंखला जो होती थी वो पेड़ों से ढकी होती थी। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन थी। अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी जानकारी के स्रोत। ठीक है, क्वेश्चन बनता है पेपर में कि हमको मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से, वो सोर्स बताने आपको, यानी वो स्रोत बताने कि कहाँ से जानकारी मिलती है। तो इसका कोई एक स्रोत नहीं है, इसके बल्कि मल्टीपल सोर्स है। ठीक है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे स्रोत हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको समझेंगे। तो देखिए, मेसोपोटामिया से कुछ मूर्तियां मिली हैं, उन मूर्तियों से हमको जानकारी मिल जाती है। आभूषण मिले हैं, आभूषण से हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला है यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ की कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ भवन हैं, कुछ इमारतें हैं जहां से जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो मृत व्यक्ति होते थे उनको दफनाया जाता था तो उनकी कब्रें मिली हैं, कब्रों से हमको जानकारी मिल जाती है। और कहाँ से जानकारी मिलती है? औजारों से, क्योंकि ये जो लोग थे वहां पे रहते थे, कोई ना कोई टूल्स इस्तेमाल करते होंगे, खेती करते थे तो खेती के टूल होंगे, जानवर पालते थे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए ही होता था, टूल्स वगैरह। तो औजार जो है, ठीक है, औजार मिले हैं। यहाँ पे एक मुद्रा मिली है तो उस मुद्रा से हमको जानकारी मिल जाती है। फिर मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं जो कि लिखित, जिसमें ये लोग लिखा करते थे मिट्टी की पट्टिकाओं में, मिट्टी की पट्टिका मिली है, वहां से हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर के भी सबूत मिले हैं जिससे हमको मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतिहासकार जो थे उन्होंने यहाँ की मूर्तियों का अध्ययन किया, यहाँ के आभूषणों का अध्ययन करा, यहाँ की इमारतों को देखा, यहाँ की कब्रों का अध्ययन किया, औजारों को समझा, यहाँ की मुद्रा को देखा, यहाँ की मिट्टी की पट्टिकाओं को समझने का प्रयास किया, यहाँ के मंदिरों को देखा, यहाँ के, इसके अलावा लिखित में जो साहित्य है, मैं एक और पॉइंट अगर लिख दूं, साहित्य से भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी मिलती है। पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था को समझते हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं, मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी हिस्सा था, यहाँ की भूमि जो थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फरात नदी जो है वो रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती थी। ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तान था और वहां पे फरात नदी जो थी वो यहाँ से आती थी और कई हिस्सों में बढ़ जाती थी। तो वो जो नदी अपने साथ जो पानी ले जाती थी उसके कारण वहां की जमीन को अच्छा पानी मिल जाता था, जिसकी वजह से वो जमीन उपजाऊ थी और वहां पे अच्छी खेती हो जाती थी। ठीक है, इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण ये धाराएं जो थी सिंचाई की नहरों का काम करती थी। अब होता क्या था, ये जो फरात नदी से धाराएं निकल रही हैं इसमें कई बार बाढ़ आ जाती थी, तो वो पानी जो था वो यूज हो जाता था खेती करने के लिए। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, इसके खेतों में सिंचाई कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कृषि के बाद पशुपालन की। क्या मेसोपोटामिया के लोग पशुओं को पालते थे? यहाँ पे पशुपालन होता था, तो बिल्कुल होता था। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे और वहां से पशुओं को चारा मिल जाता था, तो यहाँ पे पशुपालन बिल्कुल होता था। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया के लोग जो थे ये भेड़ और बकरी पालते थे। ठीक है, यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे, यानी कि घास मिल जाती थी। फिर पूर्वोत्तरी मैदान जो थे, नॉर्थ ईस्ट के जो मैदान थे, और जो पहाड़ी जो ढाल होती थी, यहाँ पे पशु जो थे, जानवर जो थे वो पाले जाते थे। इन जानवरों से इनको मिल जाता था दूध और मांस। ठीक है, और भेड़ पालते थे तो उससे इनको ऊन भी मिल जाती थी। यहाँ नदियों में मछलियां भी अवेलेबल थी, नदी थी तो जाहिर सी बात है मछलियां अवेलेबल होंगी। यहाँ पे गर्मियों में खजूर के जो पेड़ होते थे उसमें खूब फल आते थे, यानी इनको खजूर भी वहां से मिल जाया करता था। तो ये यहाँ की आप कृषि के बारे में बता सकते हो, पशुपालन के बारे में बता सकते हो। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, कभी कृषि के बारे में आ जाता है, कभी कभी पशुपालन के बारे में आ जाता है। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा लेखन कला से। ठीक है, तो लेखन कला बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो, हम किस पे लिखते हैं, हम कॉपी पे लिखते हैं,
आपके पास रजिस्टर होगा, नोटबुक होगा जिसमें कागज के पन्ने होंगे, आप पेन से लिखते होंगे। लेकिन उस समय जब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ना कॉपी अवेलेबल थी, ठीक है, ना कागज अवेलेबल था, ना पेन अवेलेबल था, तो ये लिखा कैसे करते थे? ये लोग क्या करते थे, चिकनी मिट्टी जो होती है उसको गूथा करते थे, उसको अच्छे से गूथ के उसकी पट्टी बना लेते थे, पट्टिका कहा जाता था इसको, ठीक है। जाती थी, सूखने के बाद वो हार्ड हो जाती थी मिट्टी, और वो जो भी लिखा था वो उस पर रह जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग लिखा करते थे। तो इसको समझते हैं। देखो, यहाँ के जो लोग थे वो लेखन कला जानते थे, यानी लिखना जानते थे। लेखन के लिए ये लोग मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे। ध्वनि के लिए इनके जो लिखने वाले अक्षर थे वो कीलाकार होते थे, ठीक है, ऐसे जो चिन्ह होते थे उसका ये प्रयोग करते थे। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे, यानी मान लो कोई ध्वनि लिखनी है, कोई शब्द लिखना है, उसके लिए अलग अलग चिन्ह है, चिन्हाकार है, उसको ये लिखा यूज किया करते थे। आगे देखो, लेखन कला का इस्तेमाल क्यों किया गया, आखिर इनको जरूरत क्यों पड़ी लिखने की? तो हिसाब किताब रखने के लिए। मान लो कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसका लिखित में हिसाब चाहिए। कोई सामान इन्होंने कहीं से खरीदा बेचा है तो उसका लिखित में सामान रखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा उसका हिसाब रखेंगे अपने पास। तो उसका हिसाब रखने के लिए कहीं ना कहीं लेखन की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। अगर लिखित रूप में कोई चीज है तो वो स्थायी माना जाता है। कोई किसी चीज को कितना याद रखेगा? मान लो आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई आपसे सामान खरीदने आता है, आपने उसको वो सामान दे दिया, 6 महीने बाद आपको भी याद नहीं रहेगा, उसको भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने हिसाब बना रखा है, पहले से लिख रखा है, तो आपको भी याद रहेगा और आप उसको बता सकते हो। सामने वाले ने लिख रखा है तो उसको भी याद रहेगा, भाई ऐसा ऐसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हिसाब किताब जब इनको परमानेंट रखने की आवश्यकता हुई, तब इन्होंने लेखन का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर शब्दकोश बनाने का भी प्रयास किया, शब्दकोश बनाए। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी होता है, ठीक है, डिक्शनरी आप जानते हैं। और भूमि के हस्तांतरण, यानी जब कोई जमीन बेची जाती थी, किसी को ट्रांसफर की जाती थी, तो उसको कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए भी लेखन का प्रयोग होता था, ठीक है। क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी से जमीन खरीदी है तो उसको क्या लिखित में कागज मिलते हैं ना आज की डेट में, लेकिन उस समय कागज नहीं होता था, तो उस समय में पट्टिका पे ही लिखित रूप में मिला मिला करता था, इसको कानूनी मान्यता मिली होती थी, ठीक है। फिर जो राजा होते थे, राजा कोई काम करते थे तो उनके काम का वर्णन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मान लो राजा ने कोई उपलब्धि हासिल करी तो लिखित पट्टिका में, ठीक है, उसको लिख कर अवेलेबल करा दिया जाता है ताकि लोग उसको पढ़ सके, उसको समझ सकें। मेसोपोटामिया के जो लिपिक होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, वो सैकड़ों उनको चिन्ह सीखने पड़ते थे, और उसे गीली मिट्टी पर, ठीक है, उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था, सूख जाएगा तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। लेखन का जो काम होता था वो बड़ी कुशलता और की आवश्यकता होती थी, क्योंकि भाई आसान नहीं था, सैकड़ों चिन्ह होते थे, उन सभी को याद करना होता था, उसको ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है, गीली मिट्टी पर ही लिखना होता था, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता था। अब लेखन कला का विकास कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिका हमको मिली है, हमको मतलब इतिहासकारों को मिली है, ठीक है, हम तो एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं। इतिहासकारों को जो पट्टिका मिली है वो लगभग लगभग 3200 बीसी की है, यानी 3200 ईसा पूर्व के आसपास की है। इन पट्टिकाओं में बैल हो गए, मछली हो गई, रोटी, ठीक है, रोटियां, इन सब की 5000 सूचियां मिली हैं, यानी इनके चित्र वगैरह मिले हैं। जो वहां के दक्षिणी शहर जो था उरुक, वहां का कोई मंदिर था, यहाँ पे आने जाने वाली, वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी। ऐसा माना जाता है कि उरुक में जो मंदिर था वहां पे जो चीजें आती जाती होंगी, ठीक है, जो उन सब का हिसाब जो है इन पट्टिकाओं में लिखा मिला हुआ है। अब बात करते हैं कि लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ होगा, लेखन का जो कार्य है वो कब शुरू हुआ होगा? तो तभी शुरू हुआ होगा जब लोगों को लेन देन का जो हिसाब है उसको परमानेंट अपने पास स्थायी रूप से रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, ठीक है। यानी जब समाज को अपने लेन देन का जो स्थायी हिसाब है ये रखने की जरूरत पड़ी हुई होगी, महसूस हुई होगी, तभी इन्होंने क्या करा होगा, लेखन कला का विकास किया होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखा करते होंगे, और ये इसके हाथ में आप देख रहे हो, इसको सरकंडा कहा जाता है। सरकंडा कुछ इस प्रकार का होता है। अगर आप कभी गांव वगैरह में गए हो तो आपने देखा होगा, वहां पे एक पेड़ होता है, पौधा होता है, पेड़ तो नहीं होता, पौधा होता है, उसमें वो लंबा सा एक डंडा सा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है वो, लेकिन उसको काट दिया जाता है, उससे लिखा जाता था, पहले लिखा जाता था, ठीक है। हमारे समय में तो कॉपी पेन पेंसिल है, उस समय में इसी चीजों से लिखा जाता था। तो ये सरकंडा होता था, इसका यूज किया जाता था, क्योंकि देखो शहरी जीवन में लेन देन का हिसाब जो था वो रखना पड़ता था, ठीक है, लेन देन होता था, सामान खरीदा बेचा जाता था, तो उसकी जरूरत पड़ती थी।
तो ऐसे में जो हिसाब है उसको रखना भी जरूरी था ताकि स्थायी रूप से हिसाब रहे। तो यहाँ के लोग जो थे लेखन का काम करने लगे, यानी लिखने लगे, गीली मिट्टी पे बनी हुई पट्टिका का इस्तेमाल करने लगे, उसको धूप में सुखाया जाता था। ठीक है, लगभग 2600 बीसी के आसपास जो लिखने वाले जो वर्ण थे, इनके वर्ण वो कीलाकार हो चुके थे। और इस समय सुमेरियन लैंग्वेज जो थी, अंत में ये शब्दकोश भी बनाया गया, यानी 2600 बीसी के आसपास ये जो लिखा करते थे वो कीलाकार हो चुके थे। और लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन थी, हमने पढ़ा था ना सुमेरियन, अक्कदी, कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। ठीक है, और फिर आरामाइक जो हिब्रू के नजदीक थी, तो वो तो यहाँ पे इस समय में सुमेरियन लैंग्वेज हुआ करती थी। अब बात करते हैं, एक टॉपिक बहुत ज्यादा आता है इस चैप्टर में से, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, वो है काल गणना। ठीक है, समय को ये कैसे जानते थे, काल की गणना कैसे करते थे, समय को कैसे समझते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पहले ही बता रहा हूं, बिल्कुल इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या जो आता ही आता है पेपर में, तो वो काल गणना वाला टॉपिक है और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, ये जब अगर आपके पेपर में आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे तरीके से समझना है कि ये लोग काल गणना कैसे करते थे। तो देखिए, मेसोपोटामिया जो है, दुनिया को अगर इसने कुछ दिया है तो सबसे बड़ी देन मानी जाती है काल गणना। ठीक है, यानी ये समय को जानते थे, समय कैसे होता है, एक दिन कैसे होते हैं, महीने कितने दिन के होते हैं, इन सारी चीजों को जानते थे। दूसरा है गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, यानी ये मैथमेटिशियन भी होते थे, मैथ को भी अच्छे से जानते थे, इन्होंने ही मैथ की बहुत सारी चीजों को आगे पहुंचाया है दुनिया भर में। ठीक है, तो 1800 बीसी के आसपास ऐसी बहुत सारी हमको पट्टिकाएं मिली, यानी इतिहासकारों को पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा भाग, ठीक है, गुणा भाग की तालिका मिली है, वर्ग और वर्गमूल की जानकारी मिली है। तो उन तालिकाओं से, उन पट्टिकाओं से क्या पता लगता है, उन पट्टिकाओं से यही पता लगता है कि ये लोग मैथ जानते थे, गणित को जानते थे। ठीक है, गणित के सवालों को करते थे, तो ये हमको पता लगता है। आगे चलते हैं। अब देखो, इन्होंने काल विभाजन कर रखा था, काल गणना ये जानते ही थे और इसको आज तक फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में। तो देखिए, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार इन्होंने काल गणना कर रखी थी। ये कहते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। आज भी यही होता है, बिल्कुल होता है, ये मेसोपोटामिया वाले लोग पहले से जानते थे। फिर क्या है, इनका कहना था कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, यानी 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। क्या ये सही बोलते हैं? बिल्कुल सही होते हैं भाई, इतने ही होते हैं। ये कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आज के समय में भी ऐसा ही होता है। एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यानी 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। क्या ये आज भी हम ऐसा मानते हैं? बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं, आज की डेट में भी हम। तो इस तरीके से इन्होंने काल गणना कर रखी थी। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा जो होती है उसके अनुसार इन्होंने ये सारी चीजें पहले से जान ली थी, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, आज भी हम इसको फॉलो करते हैं। ये काल गणना जो है हमें मेसोपोटामिया वासियों से मिली है, यानी मेसोपोटामिया के जो लोग होते थे उनसे हमको ये मिली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक और, मेसोपोटामिया के शहर, ये भी आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो मेसोपोटामिया जानी जाती है अपनी शहरी सभ्यता से, तो ये तो हमने पढ़ लिया है। तो अब शहरी सभ्यता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया के जो शहर थे, ये जो थे ये मंदिर के चारों ओर विकसित हुए थे, यानी एक मंदिर होता था जिसको देवालय वगैरह कहा जाता था, उसके चारों ओर विकसित हो गए थे शहर। तो कुछ इस प्रकार से मेसोपोटामिया के शहर जो थे वो विकसित हुए थे। ठीक है, फिर व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए शहर थे। अब ये एक मंदिर है, उसके चारों ओर विकसित हुए, अब वहां पे व्यापार भी होने लगा है, खूब व्यापार हो रहा है, तो ये व्यापार के केंद्र के रूप में भी जाने जाते हैं। और शाही शहर भी हुआ करते थे, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में समझेंगे। अब शहरी जीवन की विशेषता को समझते हैं। देखिए, मैं आपको समरी बता रहा हूँ पूरे चैप्टर की, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। आप टाइम निकाल के वहां डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। जो बता रहा हूँ, जिस टॉपिक को बता रहा हूँ वो टॉपिक अच्छे से समझ लेना, वहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो समझते हैं, शहरी जीवन की विशेषता को समझते हैं। तो देखिए, शहर जो होते थे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहा करते थे, जनसंख्या काफी यहाँ पे बस गई थी। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा
अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या बढ़ने लगती है और शहरी जीवन शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अगर हम गांव की बात करें तो आप सभी जानते हैं गांव में क्या होता है, गांव में लोग या तो कृषि करते हैं, ठीक है, या पशुपालन करते हैं। इसके अलावा घास वगैरह या जंगल से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करना, कुछ इस प्रकार के काम करते हैं जो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। लेकिन शहरों में इसके अपोजिट होता है। शहरों में कृषि भी होती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन कृषि के अलावा यहाँ पे फैक्ट्री भी होती है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी होती है, यहाँ पे वर्कशॉप होती है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी चीजों को बनाया जाता है, तो शहर हो जाता है। शहर में लोग ज्यादा आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, बसते हैं, वहां पे लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये होता है। यानी जब कोई अर्थव्यवस्था खाद्य उत्पादन यानी कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां करने लगे, वहां पे विकसित होने लग जाए, तो जनसंख्या बढ़ती है और वो शहरों में परिवर्तित होने लग जाता है। ठीक है, तो गांव जो होता है, गांव एकदम से शहर नहीं बनता, याद रखना। गांव पहले बनता है कस्बा, जब गांव डेवलप होने लगता है तो वो कस्बा बन जाता है, कस्बा फिर बनता है शहर। यानी कस्बा क्या है, कस्बा गांव और शहर के बीच का है, यानी कि कस्बे में गांव से ज्यादा सुविधाएं होती है लेकिन शहर से कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो देखिए, इसके फलस्वरूप क्या होता है, कस्बे बसने लगते हैं, कस्बा बन जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहने के लिए रहना उनके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा उनको सुविधाएं मिलेंगी एक दूसरे के काम में, वो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, तो इस तरीके से होता है। जो शहरी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पे खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार भी होता है, यहाँ पे उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, विनिर्माण भी होता है, और इसके अलावा अन्य सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे टीचर हो गए, यहाँ पे वकील हो गए, यहाँ पे डॉक्टर हो गए, यहाँ पे हॉस्पिटल हो गए, यहाँ पे सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल हो जाती हैं शहरों के अंदर, जो कि गाँव में अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखो, एक जो सबसे बड़ी बात है ना, जो आपको समझनी है, आप अच्छे से समझना, गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, शहर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। जो नगर के लोग होते हैं, यानी जो शहर के लोग होते हैं, ठीक है, ये लोग आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम करके पैसे कमा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो चीजों जो खरीद रहा है वो किसी और से आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे गांव में रहने वाला किसान है, वो खुद अपने लिए अनाज उगा रहा है, उसी को खा रहा है, वो आत्मनिर्भर है, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा किसी चीज से। लेकिन शहर के लोग खुद से नहीं उगा रहे, वो तो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो आत्मनिर्भर नहीं होते, उनकी जरूरत का सामान उनको कहीं और से लेना पड़ता है, यानी खरीदना पड़ता है, तो या गाँव वगैरह कहीं से भी आता हो। तो देखिए, इनको नगर या गाँव के जो अन्य लोग होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न की गई वस्तु होती है उस पे निर्भर की रहना पड़ता है, उनकी द्वारा जो अवेलेबल सर्विस होती है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे देखो, शहर के जो लोग हैं, अब खाएंगे तो अनाज ही ना, अनाज वो खुद तो उगा नहीं रहे, तो अनाज कौन उगा रहा है, कोई गांव का आदमी उगा रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो गए ना। दूध जो है, अब उसने भैंस या गाय या बकरी वगैरह तो पाल नहीं रखी, दूध तो चाहिए। अब जब वो दूध कहाँ से लाएगा, पैसे दे के खरीद के लाएगा, और जहां से वो खरीद के ला रहा है डेयरी वगैरह से, उसके पास दूध कहाँ से आ रहा है, कोई व्यक्ति तो पशुपालन कर रहा है ना, वो वहां पे दूध बेच रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इनमें आपस में बराबर लेन देन चलता है, बिल्कुल शहरों में रहते हैं, लेन देन चलता रहता है। शहरी जीवन में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि जो सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं होती वो शहरों में आपको मिल जाएगी। विभिन्न कार्यों से जुड़े जो लोग हैं आपस में लेन देन के माध्यम से जुड़े रहते हैं, क्योंकि भाई सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। टीचर जो है स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, उनके पेरेंट्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े होते हैं। शहरी जीवन में लोग जो है अक्सर अन्य लोगों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शहरों में माल की आवाजाही। ये जो मेसोपोटामिया हम पढ़ रहे हैं इसमें माल की आवाजाही भी इंपॉर्टेंट है, कि जो शहरों में माल जो है, यानी जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है वो कैसे जाती है। ठीक है, अब शहर में रहने वाला व्यक्ति है, मान लो वो अनाज खरीद रहा है, तो अनाज जो है वो आ कहाँ से रहा है, या मान लो वो कोई कपड़ा खरीद रहा है तो वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो माल जो है आता जाता होगा। तो उसको देखते हैं, तो उसके लिए भाई ज्यादातर नदी मार्ग का यूज किया जाता था, उसके अलावा जो जल मार्ग तो है ही आपका, ये जो सड़क मार्ग होता है इसका भी इस्तेमाल होता था, पर ज्यादातर जल मार्ग यूज होता था। ठीक है, तो देखते हैं, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध हो, लेकिन यहाँ पे खनिज संसाधन की बहुत कमी थी। यानी इनके पास खाद्य संसाधन था, खेती वगैरह करते थे, सब कुछ अवेलेबल था, लेकिन एक चीज नहीं थी इनके पास, क्या नहीं थी, खनिज संसाधन, इसकी बहुत कमी थी। तो दक्षिण के जो ज्यादातर भाग थे, यहाँ पे औजार, मुहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की काफी कमी थी। यानी जो दक्षिण का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता था, इनको औजार टूल्स नहीं थे इनके पास, ठीक है,
मोहरे नहीं होती थी, आभूषण बनाने के लिए जो पत्थर वगैरह होते थे इनकी बहुत कमी होती थी इनके पास। और इराकी खजूर और पोपलार के जो पेड़ की लकड़ी है वो गाड़ी पहिए और नाव बनाने के लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब इनके पास जो खजूर वगैरह की लकड़ी वो अच्छी नहीं मानी जाती है ज्यादा, ठीक है, ये लकड़ी भी अच्छी नहीं थी। फिर औजार पात्र गहने बनाने के लिए इनके पास कोई धातु भी अवेलेबल नहीं थी। अब कैसे बनाएंगे सोचो, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर से खरीदना पड़ेगा। जब इनके पास कोई चीज नहीं है तो बाहर से तो लेना ही पड़ेगा, उसके बदले में इनको अपनी कोई चीज बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। तो देखिए, इसलिए मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो अच्छी लकड़ी, धातुएं जो जैसे तांबा वगैरह हो गया, रांगा, चांदी, सोना, सीपी, ये जो चीजें हैं, ये विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे, इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को और पत्थरों को तुर्की से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे, और खाड़ी पार के जो देश थे उनसे मंगाया करते थे, क्योंकि इनके पास तो खनिज संसाधन वगैरह थे नहीं। जिसके लिए अपना क्या बेचते थे, कपड़ा बेच देते थे, इनके पास कपड़ा अच्छा होता था। इनके पास कृषि उत्पाद यानी इनके पास फसलें होती थी, खेती होती थी, तो वो चीजें बेच देते थे, ठीक है। यानी अपनी चीजों का निर्यात कर देते थे, उसके बदले में जो पैसा मिलता था, जो भी चीजें थे वो उससे दूसरी चीजों को खरीद लिया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं परिवहन। परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका परिवहन ट्रांसपोर्ट कैसे होता था। तो देखिए, परिवहन का सबसे जो सस्ता और सबसे बेहतरीन तरीका था वो था जलमार्ग। तो जलमार्ग के जरिए ही माल की आवाजाही हो जाती थी, ठीक है। यानी अनाज के बोरे से लदी हुई नाव जो थी नदी की धारा के साथ हवा के वेग से अपने आप आगे चली जाती थी, जिसमें इनका कोई खर्चा भी नहीं होता था, कोई मार्ग भी नहीं बनाना, नदी ऑलरेडी अवेलेबल है, बस हवा का वेग है, उसके साथ साथ ये आराम से चीजों को ले जा सकते हैं, ठीक है। जबकि जानवर से माल की ढुलाई कराने में उनको चारा खिलाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ता है, तो ज्यादातर ये जल मार्ग का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, माल की ढुलाई के लिए। फिर मेसोपोटामिया की लहरें और प्राकृतिक जल धाराएं जो थी वो बस्तियों के बीच में माल के परिवहन के लिए सबसे अच्छा साधन मानी जाती थी, ठीक है। तो माल का परिवहन कैसे करते थे ये लोग, माल का परिवहन करते थे नदी मार्ग के द्वारा, ठीक है, नाव के द्वारा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के मंदिर। क्या यहाँ पे मंदिर भी होते थे, क्या ये लोग पूजा पाठ करते थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपके पेपर में पूछा जाता है। तो यस, यहाँ पे मंदिर होते थे। तो समझते हैं, देखिए, मेसोपोटामिया के जो शुरुआती मंदिर मिले हैं, जो प्रारंभिक मंदिर मिले हैं, वो सिंपल होते थे, बिल्कुल घर की तरह, यानी वो साधारण घर की तरह होते थे। जिस तरीके से लोगों के आम घर होते हैं सिंपल से, ऐसे ये भी होते थे। क्यों, क्योंकि भाई मंदिर जो होते थे वो भी तो किसी देवता का ही तो घर होता था, देवता का घर माना जाता था, ऐसा माना जाता था मंदिर में देवता रहते हैं। मंदिर की जो बाहरी दीवार थी वो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी होती थी। मंदिर की जो बाहरी दीवारें होती थी वो भीतर और अंदर की ओर मुड़ी होती थी। और मंदिर की विशेषता ये थी कि साधारण घरों की दीवार ऐसी नहीं होती थी, बस मतलब घर तो साधारण घर की तरह होते थे, पर दीवार इसकी थोड़ी सी बाकी घरों से डिफरेंट होती थी, ठीक है। ये इसके बीच में थोड़ा सा अंतर है। देवता जो होते थे वो पूजा का केंद्र बिंदु होते थे, क्योंकि लोग जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे, देवता की पूजा करते थे। लोग देवी देवताओं के लिए लेकर आते थे, क्या लेकर आते थे, अनाज लेकर आते थे, यानी अन्न लेकर आते थे। फिर दही लेकर आते थे और मछली लेके आते थे, यानी चढ़ाया करते थे, ठीक है। दही हो जाएगी, अनाज हो जाएगा, मछली हो जाएगी, ये सारी चीजें ये क्या करते थे, यहाँ पे चढ़ाया करते थे। मंदिर जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान होते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के देवी देवता करते थे, ऐसा माना जाता था। इनके जो देवता होते थे वो इंपॉर्टेंट है, उर, ये जो उर है इनके देवता है, ये चंद्र देवता है, ठीक है। जो चंद्र देवता थे इनका नाम क्या था, उर था। और इनाना, इन्नाना भी कहा जाता है इनको, ये प्रेम और युद्ध की देवी थी। यानी इन्नाना कौन थी, प्रेम और युद्ध की देवी हुआ करती थी। ये मंदिर जो होते थे ईंटों से बनाए जाते थे, और समय के साथ साथ ये बड़े होते गए। बड़े कैसे होते गए, पहले छोटा मंदिर था, फिर और बड़ा बना दिया, फिर और बड़ा बना दिया, तो इस तरीके से समय के साथ साथ इन्होंने इन मंदिरों को और बड़ा कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, शासक और शासन व्यवस्था। यहाँ पे शासन कौन करता था, क्या यहाँ पे कोई राजा शासन करते थे या लोगों का ग्रुप शासन करता था, ठीक है। और शासन व्यवस्था कैसी होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, गिलमेनिस ने एनमरकर के कुछ समय के बाद, गिलमेनिस पहले शासन किया करते थे, ठीक है, एनमंकर पहले एनमंकर करते थे शासन, उसके कुछ समय के बाद गिलमेनिस जो थे वो आते हैं, ठीक है। कहाँ पे शासन करते हैं, उरुक में शासन करते हैं, उरुक शहर था इनका।
ये एक महान योद्धा होते हैं, एक महान योद्धा थे जिसने दूर दूर तक के क्षेत्रों को जीत लिया था और अपने अधीन कर लिया था, यानी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। असीरियाई शासक जो थे असुर बनीपाल, इन्होंने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएं मंगवाकर एक लाइब्रेरी भी स्थापित करवाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। असीरियाई शासक थे जिनका नाम था असुर बनीपाल, इन्होंने क्या करा, बेबीलोनिया से मिट्टी की पट्टिकाएं जिसपे ये लोग लिखा करते थे वो इन्होंने यहाँ पे मंगवाई और एक लाइब्रेरी बना दी। अब आज के समय में लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, लेकिन उस समय में कागज का तो कुछ था नहीं, तो ये लोग क्या करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं को वहां पे रखते थे, वही इनकी लाइब्रेरी में किताबों का काम करती थी। ठीक है। फिर नेबोपोलसर, इसने 625 बीसी में बेबीलोनिया जो था इसको असीरियाई कब्जे से आजाद करवाया, यानी ये जो शासक था इसने बेबीलोनिया को आजाद करा दिया असीरिया के कब्जे से और शासन करता है। फिर काल विभाजन को सिकंदर के उत्तराधिकारी के द्वारा भी अपनाया गया। ठीक है। जो इन्होंने काल विभाजन करा था मेसोपोटामिया के लोगों ने, इसको सिकंदर के उत्तराधिकारी जो होते थे उन्होंने भी अपनाया। ये पूरी दुनिया में यही माना जाता है भाई। छोड़ो, आप ये भी देखो कि बाद में रोम चला गया, इस्लाम की दुनिया में चला गया, यूरोप में चला गया, पूरी दुनिया में यही सिस्टम अपनाया जाता है। हर जगह एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर हर जगह पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यही वाला सिस्टम हर जगह अपनाया जाता है। ठीक है। आगे देखो, पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो 2000 बीसी के बाद मारी नगर, ये जो मारी इनका शहर है बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, तो ये जो शहर है ये शाही राजधानी के रूप में फला फूला। ठीक है। इसको राजधानी बना दिया गया। और मारी जो था ये फरात नदी के पास होता था, फरात नदी थी उसके पास मारी शहर स्थित था। यहाँ जो किसान और पशुचारक थे दोनों तरह के लोग थे, यानी किसान भी रहते थे जो खेती करते थे, पशुचारक भी रहते थे जो अपने जानवर पालते थे। ठीक है। लेकिन इस प्रदेश का ज्यादातर जो हिस्सा था वो भेड़ बकरी चराने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे घास के मैदान भी थे। ठीक है। जब पशुचारक को अनाज या धातु के औजार की जरूरत होती थी तो वो क्या करता था, पशुओं और उनसे जो पनीर बनता था या चमड़ा मिलता था या मांस मिलता था, ये सारी चीजें दे देता था। ठीक है। ये चीजें उनसे मिल जाती थी। कई बार क्या होता था, जो किसान हैं और पशुचारक हैं, गड़ेड़िए हैं, इनके बीच में लड़ाई होती थी, झगड़ा हो जाता था बहुत ज्यादा। क्या होता था, जो गड़ेड़िए ये होते हैं ये खाना बदोश होते थे। गड़ेड़िए मतलब जो जानवर को चराते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे चलते हैं, गड़ेड़िए कहलाते हैं वो। ये खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो कभी भी एक परमानेंट घर में ना, स्थायी रूप से ना रहता, उसको खाना बदोश कहा जाता है। जैसे आप हैं, हम हैं, हम खाना बदोश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्थायी रूप से रहते हैं। जैसे मेरा जो घर है, मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं पिछले 12-15 साल से उसी घर में रह रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले हमारा कोई दूसरा घर था, हम उसमें रह रहे थे। तो हम एक जगह पे स्थायी रूप से रहते, लेकिन खाना बदोश नहीं रहते। आज वो यहाँ पे हैं, हो सकता है 6 महीने बाद वो कहीं और चले जाएं, 6 महीने बाद, साल भर बाद कहीं और चले जाएं, फिर कहीं और चले जाएं। अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। ठीक है। टिक कर एक जगह पे नहीं रहते हैं, इसीलिए खाना बदोश कहलाते हैं। और इनके, ये जो पशुचारक है और जो किसान है, इनके बीच में क्या हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। कई बार क्या होता था, ये जो लोग होते थे ये किसानों के गांव में हमला करके उन किसानों को लूट लेते थे, क्योंकि किसान जो थे वो स्थायी रूप से परमानेंट रहते थे, परमानेंट उनके खेत होते थे, परमानेंट उस पर खेती करते थे, एक ही जगह पे रहते थे। ये जाते थे, क्या करते थे, जाके उनको लूट लेते थे, उन पे हमला कर देते थे। तो ऐसा चलता था। आगे देखो क्या होता है फिर। मारी नगर जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल भी था, क्योंकि भाई नदी के किनारे बसा हुआ है, महत्वपूर्ण शहर है, शाही भी है, तो यहाँ पे क्या है, व्यापार भी होता था। यहाँ से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, मदिरा, तेल, अन्य किस्म का जो माल है वो नाव के जरिए फरात नदी के रास्ते तुर्की को, सीरिया को, लेबनान को, इन देशों को चला जाता था। ठीक है। मारी नगर जो है व्यापार के लिए बहुत ज्यादा, व्यापार के दम पे बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया था, बहुत पैसे वाला शहर हो गया था। ठीक है। और महत्वपूर्ण शहरी केंद्र भी था। मारी के राजा जो थे एमोराइट समुदाय के थे। ये आपके पेपर में एमसीक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है पेपर में आया हुआ था कि बताइए मारी के राजा किस समुदाय के थे। ऑप्शन में कई सारे दे रखे थे, तो एमोराइट समुदाय के थे। इनका जो पोशाक होती थी, इनके जो कपड़े होते थे, वो यहाँ के मूल निवासियों से अलग होते थे, क्योंकि भाई एमोराइट थे, अलग ही समुदाय था ये पूरा, तो इनके कपड़े भी अलग होते थे। ये मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का सम्मान करते थे, साथ के साथ जो स्टेपी क्षेत्र के देवता है जिनको डैगन कहा जाता है, ये उनको भी पूजा करते थे, उनका उनका भी सम्मान करते थे। ठीक है। इन्होंने डैगन देवता के लिए
मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया था, जो कि काफी विशाल मंदिर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है हमारा शहरी जीवन और सामाजिक व्यवस्था। इसको समझते हैं। ठीक है, शहरी जीवन क्या था और समाज में क्या व्यवस्था थी। तो देखिए, जैसे कि हमारे समाज में आपको पता ही है, हमारा समाज जो होता है वो वर्ग में बटा होता है। ठीक है, समाज में अमीर वर्ग भी होता है, गरीब वर्ग भी होता है, किसान, मजदूर, ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं। तो इस समय में भी अगर हम देखें मेसोपोटामिया में, तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था में वर्ग जो सिस्टम होता है ये स्टार्ट हो चुका था। यानी यहाँ पे भी समाज जो था वो वर्ग में बढ़ चुका था। ठीक है, धन दौलत यानी जो पैसे वाला जो ग्रुप होता है, वो ज्यादातर धन दौलत का जो हिस्सा था वो समाज के छोटे वर्ग पर केंद्रित था। जैसा कि हर जगह यही होता है। ठीक है, आज के समाज में भी देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है कि जो समाज में अमीर आदमी होते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब करोड़पति, अरबपति, खरबपति होते हैं, वो हमेशा संख्या में कम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गरीब आदमी होते हैं या जो नॉर्मल से व्यक्ति होते हैं, आप मिडिल क्लास मान लो, उनकी संख्या हमेशा से ज्यादा होती है। ठीक है, आज के समय में भी आप देखोगे जो बिजनेसमैन है, जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति होंगे, उनकी संख्या कम मिलेगी, मुट्ठी भर लोग होंगे। लेकिन गरीब व्यक्ति, आम आदमी जो बिल्कुल सिंपल से रहते हो, मिडिल क्लास हो, उनकी संख्या आपको हमेशा ज्यादा दिखेगी। तो जैसा आज है वैसा ही उस टाइम भी होता था। एग्जाम्पल आपके सामने है कि क्या हुआ कि देखिए, कब्रों का रिवाज था। यानी जब कोई मर जाता था, किसी की मृत्यु होती थी, तो कब्रें लाई जाती थी, बना दी जाती थी। ठीक है, तो उन कब्रों में कुछ सामान जो होता था, उनका कीमती सामान, वो दफना दिया जाता था। तो उससे पता लगता है कि अमीर लोग किस प्रकार से अलग थे और गरीब लोग किस प्रकार से अलग थे। तो एग्जाम्पल है, जो बहुमूल्य चीजें होती हैं, जो मतलब बहुत कीमती चीजें होती हैं, बहुत महंगी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आभूषण यानी कि गहने हो गए, या सोने के पात्र हो गए, या सीपिया, ठीक है, गहने, लकड़ी के वाद्य यंत्र, ये जो चीजें होती है ना, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में उर के जो राजा हैं या वहां की जो रानी थी, उनकी कब्रों से या उनकी समाधियों में उनके साथ दफनाई मिली है। ठीक है, जब भी मतलब किसी राजा या रानी की कब्र की खुदाई की गई, तो पता लगा वहां पे बहुत कीमती और बहुत ही महंगा सामान दफना दिया गया था उनके साथ। लेकिन जो आम आदमी होते थे, जो राजा रानी नहीं होते थे, जो सिंपल से आदमी है, गरीब आदमी है, उनकी अगर कब्रों का अध्ययन किया गया तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि भाई जो आम आदमी रहे होंगे, जो गरीब आदमी रहे होंगे, ठीक है, उनके पास थोड़ी इतना पैसा होगा कि वो अपनी लाइफ में भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर पाते हो। ठीक है, नहीं था। तो यही फर्क आपको देखने को मिलेगा अमीर और गरीब वर्ग के बीच में। कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो समाज है, यहाँ पर एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। यानी जो एकल परिवार होता है, इसको बेहतर माना जाता है। ठीक है, अब दो प्रकार के परिवार होते हैं। एक तो होता है हमारा जॉइंट फैमिली, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, जिसमें दादा दादी भी होंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, मिलकर एक साथ रहते होते हैं। ठीक है, जो कि बड़ा परिवार हो जाता है, क्योंकि दादा दादी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन एकल परिवार जो होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक पति होता है, ठीक है, एक पत्नी होती है, और उनके जो बच्चे हैं, एक दो तीन जो भी बच्चे हैं, ये रहते हैं। तो इस तरीके से ये सिंगल फैमिली की तरह मान लीजिए आप। इसमें इसमें क्या है, ज्यादा परिवार बड़ा होता नहीं है, और इसी को यहाँ पे अच्छा माना जाता था। ठीक है, एक शादीशुदा जो बेटा है और उसका परिवार जो है, वो अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था। ठीक है, और पिता परिवार का मुखिया जो होता है वो होता था। यानी कि पिता जो है वो परिवार का मुखिया होता है, पिता ही परिवार को देखता है। ठीक है, शादीशुदा जो बेटा है और उसका जो परिवार है, वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। तो छोटी फैमिली थी, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, इस तरीके से, मतलब बहुत बड़ी फैमिली नहीं हुआ करती थी। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। मान लो किसी का विवाह करने का मन है, तो उसकी घोषणा की जाती थी। और वधू के माता पिता जो हैं, यानी जो वधू मतलब जो लड़की होती है, ठीक है, जिसकी दुल्हन जो होती है, उसके माता पिता जो हैं, उसके विवाह के लिए सहमति देते थे। अगर उसके मतलब लड़की के माता पिता एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ विवाह कर देना चाहिए, तो वो तब विवाह होता था। ठीक है, उसके बाद जो वर पक्ष होता है, यानी पहले जो लड़की वाले हैं वो सहमति देंगे, उसके बाद जो लड़के वाले हैं वो वधु को उपहार देंगे। ठीक है, फिर अगर मतलब बात बन जाती है शादी के लिए, तो फिर वो उसको गिफ्ट वगैरह जो है वो दे दिया करते हैं। जैसे आज के समय में भी जब जाते हैं लड़की वगैरह देखने जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो बात बन जाती है, रिश्ता हो जाता है, तो फिर कुछ गिफ्ट वगैरह दे आते हैं, या फिर कुछ जिसे रोका कहते हैं, रोका कर देते हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय भी होती थी। विवाह की रस्में जब पूरी हो जाती थी, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। यानी विवाह की रस्म जब पूरी हो जाती थी, तो दोनों पक्ष, ठीक है, लड़के वाले और लड़की वाले, आपस में क्या करते थे, गिफ्ट वगैरह लिया दिया करते थे।
एक साथ बैठकर भोजन करते थे, ठीक है। फिर मंदिर में जाके भेंट चढ़ाया करते थे, यानी मंदिर में भी प्रसाद वगैरह गिफ्ट वगैरह जो चढ़ाना होता था उसको चढ़ाते थे। तो ये तो विवाह वगैरह हो गया। अब बात करते हैं भवन निर्माण, आर्किटेक्चर कैसा था, मतलब उस समय में घर वगैरह कैसे बनाए जाते थे, किस प्रकार से बनाते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में किस प्रकार के घर होते थे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पूर्व नगर में टेढ़ी मेढ़ी सकरी गलियां पाई गई है, यानी कि जो पूर्व नगर थे, पहले के जो नगर है उसमें जो गलियां हैं वो काफी पतली पतली मिली है, टेढ़ी मेढ़ी मिली है, सकरी मिली है। भूखंड एक जैसे आकार के नहीं थे, यानी जो भूमि के टुकड़े होते थे वो एक आकार के नहीं होते थे। नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी जो पहले के यहाँ पे नगर मिले हैं वहां पे कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे ही मतलब टेढ़ी मेढ़ी गलियां बना दी, पतली पतली गलियां बना दी, ठीक है। कोई जल निकास का भी सही मतलब सिस्टम नहीं था, जल निकास प्रणाली भी यहाँ पे कोई ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी, शुरू में ऐसा पाया गया है। लोग जो थे वो अपने घर का सारा कूड़ा कचरा जो होता था, जो भी मतलब अ, उनके घर से निकलता था कूड़ा वगैरह, वो सब गलियों में ही डाल देते थे, जिसके कारण क्या होता था, गलियों में कूड़ा होगा तो क्या होगा, वहां बदबू आएगी, कूड़े पे कूड़ा धरा जाएगा, धरते 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 क्या होगा, उसकी सतह बन जाएगी, यानी कूड़ा ऊंचा उठ जाता था। घर बनाते समय प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, घर बनाते वक्त प्राइवेसी का ध्यान रखा करते थे ताकि लोग उनके घरों में ताक झांक ना करें। उर में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जो उर है यहाँ पे क्या था, नगरवासी जो होते थे उनके लिए कब्रिस्तान भी था, जिसमें शासक जो थे, शासक तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई है, ठीक है। कुछ लोग जो थे वो साधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए गए थे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। कुछ लोग साधारण घर, जो मतलब जो सिंपल घर है जिसमें वो रह रहे हैं, उसी के फर्श के नीचे दफना दिए गए, ऐसा भी देखने को मिला है यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका, जल प्लावन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझिए। जल प्लावन क्या है, एक ऐसी घटना थी जिसमें माना जाता है कि पृथ्वी से पूरी तरीके से जो जीवन है वो समाप्त होने वाला था, ठीक है। लेकिन जो ईश्वर है उन्होंने उसको बचाया, कैसे बचाया ये देखते हैं। बाइबल जो है ना, बाइबल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जल प्लावन की एक घटना थी, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जो जीवन था उसको नष्ट करने वाला था, यानी जल प्लावन यानी एक समुद्री चक्रवात टाइप का मान लो आने वाला था, जो जीवन को पूरी तरीके से खत्म कर देता। लेकिन जो परमेश्वर हैं, इन्होंने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए एक व्यक्ति को चुना, जिसका नाम था नोआ। क्या नाम था, नोआ नाम के एक व्यक्ति को चुना कि भाई तुम किसी तरीके से भी जीवन को पृथ्वी पे बचा लो, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी नाव बना दी और उसमें सभी जीव जंतु जो थे उनका एक जोड़ा रख लिया। जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नाव में रखे जो जीव जंतु थे, जो भी उसमें व्यक्ति थे, ठीक है, वो सभी क्या थे, सुरक्षित रह गए। तो इस तरीके से जल प्लावन की घटना मानी जाती है, ठीक है। ऐसी कहानियां जो है मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर मिला है, साहित्य मिला है, वहां पे भी देखने को मिलती है। और मेसोपोटामिया में जो साहित्य मिला है, इस कहानी का जो उसमें कैरेक्टर है मेन, वो है जीव शूद्र, ठीक है। उतना पिष्टिम ये कहा जाता है। तो कहने का मतलब है जैसा बाइबल में स्टोरी मिली है वैसी ही मेसोपोटामिया के जो लिटरेचर है उसमें भी स्टोरी मिली है, बस कैरेक्टर के नाम जो है वो बदल गए हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस इमेज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। ये इमेज है, इसमें एक व्यक्ति है, इसमें जानवर वगैरह आपको दिख रहे हैं, इनके जोड़े हैं, ठीक है। इसमें व्यक्ति वगैरह सबके एक एक जोड़ा रख लिया था ताकि ये बच सके, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो यूरोप वासी थे, यानी जो यूरोप के रहने वाले लोग थे, उनके लिए मेसोपोटामिया का क्या महत्व है, क्या उनके लिए भी मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको समझते हैं। तो देखिए, जो यूरोपियन थे यानी यूरोपवासी जो थे, उनके लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि बाइबल का जो पहला भाग है जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसमें भी जिक्र मिलता है, ठीक है, उसमें भी कई जगह पे इसका जिक्र मिलता है। तो इसलिए बाइबल में इसका जिक्र है, तो जाहिर सी बात है कि यूरोप के जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे, वो बाइबल को मानते थे, होली ग्रंथ मानते थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मेसोपोटामिया जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में इसके बारे में जिक्र मिलता है, वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुमेर जो है, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है, ठीक है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो इसके बारे में जिक्र मिलता है, चर्चा मिलती है, उसमें बताया गया है कि सुमेर जो था, ठीक है, सुमेर जो है वो ईंटों से बने शहरों की भूमि है, यानी कि मेसोपोटामिया की तरफ ही ये लोग क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। यूरोप के जो यात्री थे और जो विद्वान थे वो मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की ही भूमि मानते थे, ठीक है। वो अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट था। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के सत्य को सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो यूरोप के लोग जो थे वो यहाँ पे आते जाते थे, वैसे भी अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे इसको। और जब यहाँ पे पुरातत्व की खोज की शुरुआत हुई, इतिहासकारों ने जानकारी निकालना शुरू करा, तो जो ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल के जो प्रथम भाग में जो लिखा था उसको ये सच साबित करने में लग गया कि भाई देखो हमारी तो बाइबल पे पहले से ही ऐसा लिखा हुआ है, वो सारी बातें सत्य हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक टॉपिक है जो कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, इसको कहा जाता है वारका शीर्ष। वारका शीर्ष क्या है? एक मतलब एक मूर्ति मिली है, आप ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार की मूर्ति है। आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। ये पत्थर को काट के बनाई गई है, जो कि पत्थर बाहर से लाया गया था, काफी मुश्किल होगा इसको बनाना, और ये काफी सुंदर मूर्ति मानी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। 3000 ईसा पूर्व में उरुक जो नगर था, यहाँ पे स्त्री का एक सिर का सिर मिला है, मतलब एक मूर्ति मिली है। ठीक है, जिसमें सफेद संगमरमर यानी सफेद जो मार्बल होता है उसको तराश कर उसको बनाया गया है। इसकी जो आंखें हैं, इसकी जो भौं हैं, वो नीले पत्थर जो लाजवाब पत्थर होता है उसका यूज किया गया है। सफेद सीपी और काले डामर यानी बिटुमिन जो होता है उससे उसकी जड़ाई की गई है। ठीक है, उसको बनाया गया है। और सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है। खांचा क्यों बना हुआ है? ताकि उस पर कोई ये जो मुकुट वगैरह होता है, ठीक है, मुकुट कहते हैं जैसे कोई गहना वगैरह जो है वो पहनाया जा सके, इसलिए सिर पे एक खांचा भी बना रखा है। ये मूर्ति कला का एक बहुत फेमस उदाहरण है। ठीक है, नमूना है। पूरी दुनिया में इसको बहुत मतलब बेहतरीन एक मूर्ति के रूप में देखा जाता है, चित्र के रूप में देखा जाता है। इसके मुख, इसकी थोड़ी, इसके गाल जो हैं, इसमें सुंदर बनावट के लिए इसकी काफी प्रशंसा की जाती है, इसकी काफी तारीफ की जाती है। ये एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे पत्थर में बनाया गया है जो आसपास अवेलेबल नहीं था, बहुत दूर से उसको लाया लाया गया था, तब जाके ये बना था। ठीक है, तो ये वारका शीर्ष वाला आपकी बुक में बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। जरा भी डाउट है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट में लिख सकते हो, ना तो फिर आप वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। 2 से 3 बार में आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। और एक चीज ध्यान रखना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है। 12th में जब आप आ जाओगे तो वहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री है, तो वहाँ पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाम याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन 2 बार 3 बार देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।